सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पे, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज। और आज हम जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्विज पर। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर से जरूर कर देना, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर से बोल रही हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपका स्कोर हो 10 में से, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं किसके बारे में? प्रोजेक्ट मौसम के बारे में, ठीक है। प्रोजेक्ट मौसम के बारे में हमें बताना है। 3 स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं उसके बारे में। सबसे पहले है द प्रोजेक्ट मौसम इज एन इनिशिएटिव लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इम्प्लीमेंटेड बाय इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स IGNCA। बोल रहे हैं सबसे पहले जो प्रोजेक्ट मौसम है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है, और दूसरी चीज इसको इम्प्लीमेंट करेगी कौन? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ठीक है। ये इसको क्या करेगी? इम्प्लीमेंट करेगी। तो बिल्कुल ही सही है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही दे रखी हैं। और जो ये सेंटर है ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ये सेंटर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। तो ध्यान रखना है, बिल्कुल प्रोजेक्ट मौसम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है और उसको इम्प्लीमेंट करेगी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ठीक है। बिल्कुल सही दे रखी है पहली स्टेटमेंट इन्होंने, ठीक है। तो सेकंड है इट एम्स टू शोकेस ए ट्रांसनेशनल मिक्स्ड रूट ऑन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि इसका मेन एम है, इसका मेन उद्देश्य है विश्व विरासत सूची में एक अंतर्राष्ट्रीय मिश्रित मार्ग का प्रदर्शन करना। बिल्कुल भाई, इसका ये इनिशिएटिव भी है, ठीक है, एम भी है। थर्ड बोल रहे हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोर्स मॉनसून पैटर्न्स एंड मैरीटाइम लैंडस्केप इन इंडियन ओशन रीजन। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि इसका मतलब ये ही करना चाहता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये परियोजना हिंद महासागर क्षेत्र में मानसून पैटर्न और समुद्री परिदृश्य का पता लगाती है। बिल्कुल पता लगाती है भाई, ठीक है। जो भी 39 इंडियन ओशन कंट्रीज हैं उसमें जो क्रॉस कल्चरल लिंकेजेस हैं उसको फोस्टर करती है, फोकस करती है कल्चरल रूट्स पे, मैरीटाइम लैंडस्केप पे, ताकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन के जो लिटोरल स्टेट के हैं वो सारे मतलब कनेक्ट हो सकें, ठीक है। मेन इसकी चीज़ यही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में सही है। तो हमें बतानी है क्या? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो आपको दिख रही है करेक्ट स्टेटमेंट सही कितने हैं? सारे ही सही हैं, ठीक है। तीनों ही हमारी स्टेटमेंट इसके बारे में क्या है? सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑर्गेनाइज्ड ए कैंपेन कॉल्ड अमृत वृक्ष आंदोलन। अमृत वृक्ष आंदोलन ये किसने स्टार्ट किया है? किस स्टेट ने स्टार्ट किया? मतलब ये इसमें क्या किया जाएगा? 1 करोड़ पौधे लगाकर मतलब राज्य के हरित आवरण को बढ़ाया जाएगा या बढ़ाया था, ठीक है। तो ये किसने स्टार्ट किया था? अमृत वृक्ष आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो आपको पता होना चाहिए भाई। देखो स्टेट का पता है तो आप कर लोगे। तो ये किसने स्टार्ट किया था? ये किया था असम ने। किसने स्टार्ट किया था? ये असम ने स्टार्ट किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बस ये पता होगा तो आप कर लोगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके बारे में है? शांति निकेतन के बारे में। शांति निकेतन, ठीक है। सबसे पहले बोल रहे हैं इनिशियली इट स्टार्टेड एज एन आश्रम दैट वाज फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। देखो सबसे पहले शांति निकेतन जो था वो स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन ये एज एन आश्रम किसने स्टार्ट किया था? ये एज एन आश्रम किसने स्टार्ट किया था? जो भी इनके फादर थे, रविंद्रनाथ टैगोर के जो फादर थे, क्या? देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो एज एन आश्रम ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था, ना कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। सेकेंड है इट इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक एजुकेशनल फिलोसफी विच एम्फेसाइज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचर क्रिएटिविटी एंड होलिस्टिक लर्निंग। बिल्कुल ये एक यूनिक एजुकेशनल फिलोसफी है, बिलीव करता है जिसका मेन मतलब जो एम्फेसिस होता है वो होता है इंटीग्रेट करना, क्या? नेचर, क्रिएटिविटी और होलिस्टिक लर्निंग। मतलब प्रकृति, रचनात्मकता और समग्र शिक्षा का एकीकरण, ये इसके मेन वो है, ठीक है। मेन चीज़ों पे इन्फेसाइज करता है। थर्ड बोले इट इज़ द फर्स्ट कल्चरल सिंबल फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू बी इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो याद रखना ये वेस्ट बंगाल का सेकंड कल्चरल सिंबल है। पहला कल्चरल सिंबल क्या था? दुर्गा पूजा, ठीक है। दुर्गा पूजा, ठीक है। दुर्गा पूजा पहला सिंबल था और सेकंड है हमारा शांति निकेतन। तो ये स्टेटमेंट होगा कि ये फर्स्ट कल्चरल सिंबल है वेस्ट बंगाल का जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है। नहीं, ये पहला नहीं है, ये कौन सा? दूसरा है, ठीक है। ये कौन सा है? दूसरा है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? इनकरेक्ट होगी। तो अब देखो नीचे इसके बारे में हमें बतानी थी क्या? करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट बतानी थी। और इसमें करेक्ट कितनी दिख रही है आपको? केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट दिख रही है, ठीक है। तो हमारी आंसर क्या हो गया? ए, ठीक है। आगे समझ में? तो हमारा आंसर क्या हो जाता है इसका? ए।
आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताना है। कृषि सांख्यिकता के लिए एकीकृत पोर्टल जो बनाया गया है उसके संबंध में हमें 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, उसके बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं ये जो पोर्टल है ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो आपको को लग ही रहा होगा अगर एग्रीकल्चर के लिए स्टैटिस्टिक्स के लिए कोई पोर्टल बनाया है तो वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होगा जो एग्रीकल्चर के लिए, बिल्कुल भाई ये उसी का पार्ट है। दूसरी चीज, दी पोर्टल एम्स टू प्रोवाइड रियल टाइम रिलायबल स्टैंडर्डाइज इन्फॉर्मेशन देयर बाय फैसिलिटेटिंग मोर रिस्पॉन्सिव एंड एफिशिएंट एग्रीकल्चरल पॉलिसी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये जो पोर्टल है इसका लक्ष्य है वास्तविक समय विश्वसनीय और मानकीकृत जानकारी प्रदान करना जिससे अधिक प्रतिक्रियाशील और कुशल कृषि नीतियों को सुविधाजनक बनाया जा सके। बिल्कुल। थर्ड बोल रहे हैं इसका एम है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग फॉर पॉलिसी मेकर, रिसर्चर्स एंड स्टेक होल्डर्स इन द एग्रीकल्चरल डोमेन। बिल्कुल इसका मेन टारगेट यही है, इसका मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे इस पोर्टल के बारे में सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, पूछा क्या है सबसे पहली चीज़ तो हमसे पूछिए करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हमसे पूछिए करेक्ट स्टेटमेंट, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में करेक्ट हो जाती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है इसके बारे में, डी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट की जिसने डिक्लेयर किया कि जो 12 प्राइवेट रिजॉर्ट हैं उस सैगूर एलिफेंट रिजर्व के मतलब जो एलोंग है वो इलीगल है। ठीक है, और क्योंकि ये जो कॉरिडोर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एलिफेंट्स के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। तो बोल रहे हैं कि ये जो सैगूर एलिफेंट रिजर्व है ये कहाँ पे है, सैगूर हाथी गलियारा कहाँ पे है, मतलब ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो इनमें से चारों में से देख के बताओ भाई कहाँ पे लोकेटेड है, पता होना चाहिए इसका आपको। तो ये कहाँ पे है, याद रखना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। कहाँ पे है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें दे रखा है किसके बारे में, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज के बारे में। ठीक है, 1 सेकेंड गाइज, 1 सेकेंड। ठीक है, सेंट्रल डिपोजिटरी मतलब हमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं उसके बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है जो डीम्ड है एज एन क्रूशियल पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर। ये किसका पार्ट है, कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आपको ये चीज़ बतानी चाहिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। कैपिटल डिपोजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, जो क्रूशियल पार्ट है कैपिटल मार्केट का। ठीक है, बिल्कुल ये पूंजी बाजार जो संरचना है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। सेकंड बोले सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ये जो है इज ओनली स्टेट ओन्ड शेयर डिपोजिटरी लिमिटेड। तो याद रखना ये ओनली स्टेट ओन्ड वो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड का आपने नाम सुना होगा, वो भी है एक स्टेट ओन्ड। तो ऐसा नहीं है ये ओनली स्टेट ओन्ड शेयर डिपॉजिटरी है इंडिया में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड शेयर डिपॉजिटरी है। इसके साथ और भी हैं जैसे कि मैंने भी नाम बताया, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये केवल अकेला नहीं है। थर्ड बोल रहे शेयर डिपॉजिटरी होल्ड शेयर्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक और डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म एंड आर इनेबलर फॉर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। शेयर डिपॉजिटरी शेयर्स को होल्ड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक या फिर डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में और इनेबल करते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस को। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है हमें थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, और ये बना कब था, सेंट्रल ये जो डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड है, सर्विसेज लिमिटेड है, ये कब बना था, 1999 में। कब बना था, 1999 में बना था। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारे इसके बारे में, मतलब डिपॉजिटरी लिमिटेड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सही स्टेटमेंट बतानी है। दिख रही है सही स्टेटमेंट, तो केवल 2 स्टेटमेंट आपकी इसके बारे में करेक्ट हैं और हमारी एक स्टेटमेंट जो है इसके बारे में क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है और हमसे करेक्ट पूछा था, इसलिए हमने आंसर क्या लगा दिया, बी। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके बारे में है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में इनवाइट्स जो है, सबसे पहले बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये इंस्टीट्यूशन है जो म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स को पुल किया जाता है बहुत सारी कैटेगरीज से जो भी इन्वेस्टर की होती है, और वो इन्वेस्ट करते हैं एक कंप्लीटेड और रिवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। तो ये होते हैं इनवाइट्स। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमें दे रखी है, म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट्स को पुल किया जाता है बहुत सारी कैटेगरी के इन्वेस्टर्स द्वारा, और उस इन्वेस्टेड मतलब जो वो कलेक्टेड पूल ऑफ मनी है उसको इन्वेस्ट किया जाता है किसी कंप्लीटेड या फिर रिवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमें दे रखी है ये। सेकंड बोल रहे हैं NHAI इनवाइट इज स्पॉन्सर्ड बाय NHAI टू सपोर्ट गवर्नमेंट्स नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो अब बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है कि जो NHAI है,
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो स्पॉन्सर करेगा इसको, ताकि वो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को सपोर्ट कर सके। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी कि NHAI इसको मतलब क्या करेगा, ये करेगा, समर्थन करने के लिए स्पॉन्सर करेगा। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड बोल रहे हैं, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो याद रखना इनवाइट्स को रेगुलेट कौन करेगा, ये भी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको रेगुलेट कौन करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो बात ये है कि भाई ये किसी एक्ट के अंडर बना हुआ है। सबसे पहले ये ट्रस्ट है NHAI के द्वारा, जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंडर बना हुआ है 1882, इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो है ना 1882 का, उसके अंडर बना हुआ है। और मेनली रेगुलेशंस किसकी है, इस पर सेबी की रेगुलेशंस है। तो इसको रेगुलेट कौन करेगा, मेनली सेबी इसको रेगुलेट करेगा, ऐसा नहीं है ये इसको रेगुलेट करेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है इसके बारे में, और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाता है, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो करेक्ट आपको कौन सी दिख रही है, केवल 2 स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में करेक्ट है और 1 स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके बारे में है, बोल रहे हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज को प्रमोट करता है सेबी। ठीक है, सेबी किन किन को प्रमोट करता है, बोल रहे हैं वेंचर कैपिटल मार्केट बिल्कुल इसको प्रमोट करता है, करेंसी फ्यूचर्स को प्रमोट करता है, IPOs को वो करता है। तीसरा बोल रहे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग आप सभी को पता है एक टाइप की माल प्रैक्टिस है, जिसमें जो ट्रेड है, मतलब कंपनी की सिक्योरिटीज़ का जो ट्रेड है वो पीपल करते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, उनको अंदर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये हाईली डिस्करेज करता है सेबी, ताकि फेयर ट्रेडिंग हो उसके मार्केट में और जो कॉमन इन्वेस्टर हैं उनको भी फायदा हो उसके। तो जो इनसाइडर ट्रेडिंग का सिस्टम है ना, इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता है सेबी, क्योंकि ये एक टाइप की माल प्रैक्टिस है। ठीक है, धोखाधड़ी करके इसमें मतलब आपको अंदर की बात पता चल जाती है और ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इसको तो बिल्कुल प्रमोट नहीं करता है। IPO आप सभी को पता है भाई, IPO तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है जिसमें कंपनी अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम इशू करती है, तो ये तो बिल्कुल सेबी इसको प्रमोट करता है। करेंसी फ्यूचर्स एक टाइप के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम किसी प्राइस पे किसी करेंसी को फ्यूचर डेट पे खरीदेंगे बेचेंगे, कुछ ऐसा होता है। तो ये करेंसी का मतलब एक टाइप का करेंसी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मान लो, जिसमें इन्वेस्टर को ये हो जाता है कि भाई आज ही हम डिसाइड कर लेंगे कि इस प्राइस में हम इस करेंसी को फ्यूचर में खरीदेंगे बेचेंगे। ठीक है, तो वही है, ताकि फॉरेन एक्सचेंज जो रिस्क है उसको कम किया जा सके, मेनली इसलिए इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये बिल्कुल इसमें सेबी वो करती है, इसमें भी मतलब सेबी इसको भी प्रमोट करती है, इसको भी करती है, IPO को भी करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। वेंचर कैपिटल में क्या होता है, ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जिनको वो करती है, जो स्टार्टअप्स वगैरह में जिनके मतलब ऐसे स्टार्टअप्स जिनके पास पोटेंशियल है ग्रो करने का, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, जैसे कि वेल्दी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखे कि भाई ये स्टार्टअप आगे जा सकता है, काफ़ी इसका वो है, तो उन चीज़ों में जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो करते हैं। तो बिल्कुल इनको भी सभी प्रमोट करता है, तो इनको भी प्रमोट करता है, इनको भी प्रमोट करता है, इनको भी प्रमोट करता है, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, तो पहले तीनों को प्रमोट करता है सेबी, तो पता चल गया आपको। हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट किन किन को सेबी प्रमोट करता है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों को प्रमोट करता है, लेकिन फोर्थ को प्रमोट नहीं करता है। क्यों, पता चल गया, क्योंकि एक टाइप की माल प्रैक्टिस है। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसके बारे में, मनी मार्केट के बारे में। किसके बारे में, मनी मार्केट के बारे में देख लेते हैं भाई। सबसे पहले बोल रहे हैं मनी मार्केट प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ऑफ शॉर्ट टर्म टेन्योर। आप सभी को पता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में यही फर्क होता है, जो मनी मार्केट होती है वो शॉर्ट टर्म वाली होती है और जो कैपिटल मार्केट होती है वो बड़ी वाली होती है, बिल्कुल है। सेकंड बोल रहे हैं द टेन्योर ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर टर्म मनी मार्केट इज फ्रॉम 2 days to 14 days। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो मनी मार्केट होती है ना वो उसमें भी क्लासिफिकेशन है। इसमें टर्म मनी मार्केट देखो, एक तो होती है ये मनी मार्केट में, एक तो होती है ओवरनाइट मनी मार्केट, ओवरनाइट मार्केट। ठीक है, ओवरनाइट मतलब जिसमें एक ही वर्किंग डे के अंडर ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं। एक होती है हमारी नोटिस मनी मार्केट। नोटिस मनी मार्केट में क्या होता है, 2 से लेके 14 डेज के अंडर हमें ट्रांजेक्शन करना होता है। एक होती है हमारी टर्म मनी मार्केट, जिसमें हमें मतलब 14 डे के बाद 14 डे से 1 ईयर तक के हमें ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं। ठीक है, तो मतलब के अंडर ट्रांजेक्शन करने होते हैं। तो यही है, मतलब 15 दिन से लेके मतलब 1 ईयर तक, 15 डे से 1 ईयर तक हमें ट्रांजेक्शन करने होते हैं। तो टर्म मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट, ओवरनाइट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। इसमें बोल रखा है टर्म मनी मार्केट में हम 2 से 14 डेज में नहीं, ये तो नोटिस मनी मार्केट के अंदर करते हैं। टर्म मनी मार्केट के अंदर हम कितना करते हैं,
15 दिन से 1 ईयर के बीच का ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो मनी मार्केट के बारे में ध्यान रख लेना, इसमें भी 3 टाइप के हैं, ओवरनाइट मार्केट, नोटिस मनी मार्केट, टर्म मनी मार्केट। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं ये आपको पता चल गया। तीसरे बोल रहे हैं जो कॉल मनी मार्केट है वो अनकोलेटराइज्ड लैंडिंग है बोरोइंग है फंड्स की, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कॉल मनी मार्केट एक अनकोलेटराइज्ड लैंडिंग है बोरोइंग है फंड्स की। ठीक है, इसमें भी मेनली ये मार्केट प्रीडोमिनेटली ओवरनाइट होती है और पार्टिसिपेशन के लिए ओपन इसमें कौन कौन होते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक और प्राइमरी डीलर्स। मेनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक और प्राइमरी जो डीलर्स होते हैं केवल वही इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ओवरनाइट ही होती है इनकी भी ट्रांजेक्शन्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। मैंने बता दिया कौन कौन सी 3 टाइप की होती हैं, तो ये हो गया हमारा मनी मार्केट के बारे में। तो हमें बतानी करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें दिख रही है करेक्ट स्टेटमेंट, सही कौन सी है दिख रही है आपको, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है और 1 स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो ये होगी हमारी किसके बारे में, मनी मार्केट के बारे में। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके बारे में है, फिर से हमें 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं रिटेल डायरेक्ट स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय आरबीआई टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय रिटेल इन्वेस्टर। तो आपको ये तो डेफिनेशन से समझ में आ रहा है, बिल्कुल ये आरबीआई ने लॉन्च की है रिटेल डायरेक्ट स्कीम, जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रिटेल इन्वेस्टर कर सकते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड बोल रहे हैं इस स्कीम के अंडर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बिड को केवल प्राइमरी मतलब इशुएंस में रख सकते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, सेकेंडरी मार्केट का एक्सेस नहीं है उनके पास। तो याद रखना रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंडर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट का एक्सेस होता है, ऐसा नहीं है केवल प्राइमरी मार्केट का एक्सेस होता है, सेकेंडरी मार्केट का भी, वित्तीय बाजार में भी वो मतलब पहुँच सकते हैं, ऐसा नहीं है वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं है, वो वहाँ पर भी मतलब एक्सेसिबल है। थर्ड बोल रहे हैं एनआरआई एलिजिबल नहीं है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दे रखी है, क्योंकि रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंडर एनआरआई भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं ओवरसीज और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है कि एनआरआई उसको बाय नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें बतानी है क्या करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको दिख रही है 2 स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है और हमें बतानी है करेक्ट सही। सही तो केवल इसमें एक ही स्टेटमेंट है, सही कितनी है, केवल 1 स्टेटमेंट है। तो गाइज इसी नोट पे आज के हमारे टोटल जो 10 क्वेश्चन हो जाते हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, और अपने जो फेलो जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनका भी देखो कि उनके कितने सही हो रहे हैं, आपके क्यों गलत हुए हैं। ये क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ है तो आप बेसिक बुक उठाओ पढ़ो। ठीक है, जहाँ से भी आप इकोनॉमी पढ़ते हो, जहाँ से भी आप जो चीज़ पढ़ते हो, जो क्वेश्चन गलत होता है उसके सारे इर्द गिर्द की चीज़ें देख लो ताकि आपको और भी चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पर हम आज का लेक्चर खत्म कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइज, for loving this series and for showing this type of response. Thank you very much.